शादी करनी है 1 और एक से करनी है 1, क्योंकि यूनिट्स तो सारे ही साथ में रहना चाहते हैं ना, सारा सब यूनिट्स को और कोई किसी का कोई फेवरेट तो है नहीं। हाँ। तो ये शादी पे कैसे इम्प्लाई होता है? कोएग्जिस्टेंस में समझती हूँ सोसाइटी में चाहिए, क्योंकि सारे यूनिट्स कॉम्प्लीमेंट करते हैं एक दूसरे को। तो क्वेश्चन ठीक है, क्वेश्चन अच्छा है, क्वेश्चन ठीक है, लिख के रख लीजिए, समय आने से देखते हैं कैसे खुलता है। क्वेश्चन ठीक है, खुल गया सारा मामला। पुराने जितने वो सिल रखे थे नहीं, अभी ज्यादा प्रॉब्लम है। अभी पहले था शादी करनी नहीं, अब करनी है। अब लगता है कि मतलब कोई लिमिट ही नहीं है, फिर सबसे शादी कर लो। ये सच्चाई है, ये गलत नहीं है, ये गलत नहीं है। सही मायने में भाव रूप में सबसे शादी हो सकती है, ब्रदरहुड जिसको शायद बोलते हैं। हाँ, लेकिन जब शादी का अर्थ संतानोत्पत्ति है, हाँ, अच्छा, आपने उस तो दिन फिर शरीर की सीमा में आके एक से ही हो सकती है। हाँ, ओके। और यदि अब इन सारी बातों को बहुत आराम से किया जा सकता है। जैसे किसी IIT दिल्ली में मैं एक शिविर कर रहा था, तो एक स्टूडेंट ने पूछा कि सर मैं अपने किसी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से फिजिकल रिलेशन बनाना चाहता हूं, इसमें क्या गलत है? मैं ऐसा क्यों करना चाहते हो? सर आप ही कहते हो मानव सुखी होना चाहता है। और लॉजिक तो आ ही जाता है, ये बात तो ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सुखी होने का तरीका हुआ। तुमको क्या लगता है ये ठीक है? दुनिया में कैसा रहेगा? सर मेरे को क्या करना है दुनिया का, मेरे को अच्छा लगता है मैं करूंगा, और मैं धोखा नहीं दे रहा हूं, है ना। मेरे को शादी भी नहीं करना है, और मैं केवल फिजिकल रिलेशन करूंगा, और मैं कोई धोखा नहीं दे रहा हूं, इसमें क्या गलत है? पूछा घर में कौन कौन है, तो उसने बताया 2 सिस्टर हैं, ब्रदर है, मम्मी है, पापा है। तो तुम्हारे घर के उस समय तो मैंने कुछ नहीं कहा, अगले दिन मिले तो फिर चर्चा हुई। तो मैंने कहा कि भाई सुखी होने का यही तरीका, घर में सारे भाई बहन मम्मी पापा सबको यही तरीका ठीक लगेगा, तो तुमको कैसा लगता है? ये तरीका ठीक है कि कुछ और सोचना चाहिए? बोले सर सोच के बताऊंगा। शाम तक बोलता है सर ये तरीका ठीक नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि मैं सुखी होने का सोचता हूं, ये एक बात है, लेकिन सुख की निरंतरता भी कोई चीज है। तो ये करके नंबर 1 तो इंद्रिय सुख से सुख की निरंतरता नहीं हो सकती, नंबर 1। नंबर 2, यदि सभी इसी तरह से, मेरी मम्मी भी और मेरे पापा भी और मेरी बहन भी और मेरा भाई भी, सभी इसी तरह सुखी होने की सोचते हैं, तो ये गाड़ी किधर जाएगी? सवाल समाज और नैतिकता का नहीं है, सवाल ये भी है कि पशुओं में भी, जो गोत्र का ख्याल पशुओं में भी रखते हैं। जैसे हम लोग गौशाला चलाते हैं तो एक बुल रखते हैं, तो उस बुल से जो बछिया आती है उसको उस बुल से क्रॉस नहीं कराते हैं, बुल को रिप्लेस कर देते हैं। उसका आसान तरीका है कि 2-3 गौशालाएं हैं, उसका बुल हम ले आते हैं, अपना बुल उसको दे देते हैं। इसका मतलब है कि आने वाली पीढ़ियों की फिजिकल वेलबींग के लिए भी, नंबर 1। नंबर 2, ऐसा करने का पर्पस भी क्या हो सकता है? अभी यदि ये समझ में आ गया कि इंद्रिय सुख से सुख की निरंतरता नहीं हो सकती है और समाधान पूर्वक ही मानव सुखी होता है, तो फिर इंद्रिय सुख का पर्पस क्या बचा? तो अब ये सोचना होगा कि एग्जिस्टेंस में इंद्रिय सुख का पर्पस क्या है, क्योंकि सुखी होने का काम तो समाधान से होता है, वो दरवाजा तो खत्म हो गया। तो इंद्रिय सुख का मतलब है कि नए शरीर बनते रहना
और पुराने शरीर बने रहना। तो शरीर को बनाए रखने के लिए खाने में स्वाद का पता ना चले तो हम जहर खा लेंगे। खाने में स्वाद का पता ना चले तो हम जहर खा लेंगे। आपको पता है कि होठ के ऊपर ही नाक क्यों होती है? कभी सोचा? ये होठ के ऊपर ही नाक, नाक यहां भी लगा सकते थे ना, ऐसे ऐसे नाक होती, ये मुंह रहता और ये हिस्सा प्लेन कर देते। तो चश्मे के लिए इतना पार्ट निकला रहता। तो पहले मैं खाना इधर लेके जाता, फिर इधर लेके आता, और कई बार भूल जाता, सीधा इधर डाल देता, तो खाना सड़ा हुआ है ये मेरे को पता ही नहीं चलता। तो खाना मुंह के पास लाता हूं, नाक के पास अपने आप आ जाता है। ठीक नहीं है? इसका मतलब है इस पूरे शरीर की बनावट अपने आप में कितनी पूर्ण है। ये शरीर 20 फुट का क्यों नहीं है? ये 2 फुट का क्यों नहीं हुआ? सारी चीजों को सोचते हैं। मैं कभी कभी एग्जाम्पल देता हूं, हम लोग गौशाला चलाते हैं, तो एक दिन गौशाला में बैठा था, गाय ने बच्चा दिया। गाय ने बच्चा दिया, थोड़ी देर में गाय ने बच्चा चाटा, बच्चा उठा, कुछ देर बाद उसने दूध पी लिया। अपने आप ना अपन बैठे रहे, आराम से देखते रहे। तो मैं सोच रहा था कि गाय के बच्चे का साइज बिल्ली के बराबर होता तो इसका मुंह थन तक पहुंचता नहीं और ये मर जाता। तो एग्जिस्टेंस में कैसे तय हुआ होगा कि गाय का साइज और बच्चे का साइज में कोई रेशो होगा? तो भाई साहब, यदि ये क्लैरिटी आ गई कि पूरे संसार का इंद्रिय सुख और पूरे संसार की संपत्ति एक आदमी की जिंदगी में सुख को छू नहीं सकती, होना तो बहुत दूर की बात है। छू नहीं सकती मतलब भाव और विचार से कोई लेन देन नहीं है, बल्कि उल्टा है। कैसे उल्टा है? यदि मैं इंद्रियों के मामले में कमजोर आदमी हूं तो लोग मुझ पे जीने के लिए ज्यादा भरोसा करते हैं कि कम भरोसा करते हैं? और यदि मैं खुद में जीने के लिए, खुद में इंद्रियों के मामले में कमजोर हूं तो मुझको अपने पे ज्यादा विश्वास होता है कि कम विश्वास होता है? कम विश्वास होता है। इससे समझ में आता है कि कम से कम इंद्रियों का मामला कुल इतना बचा। यदि बहुत पॉजिटिवली और शांत मन से देखेंगे तो एक तो ये समझ में आया कि शरीर मल्टीप्लाई होने के अर्थ में वो इंसेंटिव है। जैसे टच का पता नहीं चले तो हमारा हाथ कब कट के गिर गया तो माँ ही पूछेगी बेटा हाथ कहाँ छोड़ा है। भाई अपने को दर्द का पता ही नहीं चला, हाथ कहीं भी कट के गिर गया। तो शरीर में दर्द होता है तो हम शरीर को बचाए रखते हैं और शरीर स्वस्थ रहता है। नाक से सुगंध का पता चलता है तो गलत चीज नहीं खाते हैं। जीभ से मिठास का, कड़वेपन का पता चलता है तो जहर नहीं पीते हैं, जहर नहीं खाते हैं। तो इससे ये पता चला कि शरीर को बनाए रखने के लिए इंद्रियों में जो अच्छा लगने वाला भाग है वो शरीर को बनाए रखने के लिए और नए शरीर को मल्टीप्लाई करने के लिए इंसेंटिव है बाय नेचर। नेचर ने ये मानव को इंसेंटिव दिया, भाषा, कि जब तक समझदार नहीं है, समझदारी के बाद तो सब ठीक ही करेगा, जब तक समझदार नहीं है तो तब तक क्या क्या करे। तो जब तक समझदार नहीं है ये स्वयं को शरीर मान के जिएगा, इंद्रियों से सुखी होएगा, तो पैसे की भूख रखेगा, तो जम के काम करेगा, किसी के शरीर को प्यार करेगा, तो मोहवश उसकी सेवा करेगा, तो कुल मिला के शरीर बनाने का काम चलता रहेगा। किसी से मोह ना हो तो इतना झेलेंगे कैसे? एक दिन में छोड़ के भाग जाएंगे। वो मोह हमको सालों साल झिलाता है। इस चक्कर में साथ साथ बने रहते हैं, उस चक्कर में एक दूसरे की आवश्यकता पूरी हो जाती है। तो बिना समझ के मानव धरती पे सस्टेन कर जाए और किसी पॉइंट पे उसको समझ में आ जाए कि ये इंद्रियों से सुखी नहीं हुआ जा सकता, इसलिए ज्ञान की जरूरत है। इसलिए इंद्रियों को बोला संवेदना। संवेदना का मतलब है, वेदना का मतलब है पीड़ा।
इंद्रियों को संवेदना इसलिए बोला कि इंद्रियों से सुख ही, इंद्रियां हमको सुख से परिचय कराती हैं। इंद्रियां ना होती तो सुख से परिचय भी कैसे होता? इंद्रियां ना होती तो कोई सुख नाम की चीज होती है ये हमको पता भी कैसे चलता? मिनिमम लेवल पे इंद्रियों से हमको सुख का परिचय होता है। अब परिचय हो गया और इसमें निरंतरता नहीं है, अब झंझट गले पड़ गया। तो दरवाजा तो देख लिया, मंजिल अभी मिली नहीं, इसलिए मेरी लगातार क्वेस्ट फॉर हैप्पीनेस शुरू होती है। तो इंद्रियों को संवेदना इसलिए कहा कि वो पूर्णता के अर्थ में वेदना है। संवेदना का मतलब पूर्णता के अर्थ में वेदना है, पूर्णता को पाने के लिए पीड़ा है। तो इंद्रियों में जो सुख की निरंतरता नहीं है ये मुझको पीड़ा देती है, और सुख कहाँ है इसकी तलाश की आवश्यकता पैदा करती है। तो अब यदि ये समझ में आया कि इंद्रियों का सारा फैलाव कैसा है, इंद्रियों का एग्जिस्टेंशियल पर्पस कैसा है, तो अब ये समझ में आ गया फिजिकली अनेक के साथ में सेक्स या शादी की सोचने का कोई मीनिंग नहीं बचा, क्योंकि उसमें कोई सुख की निरंतरता नहीं है। जब तक मेरी समझ नहीं है तब तक मेरी सुख की जरूरत तो है, तो तब तक मैं कम से कम फिजिकल रिलेशन के मामले में किसी एक के साथ संयत रहूं और समाज में अव्यवस्था नहीं फैलाऊं। इसलिए भी पति पत्नी संबंध की महिमा है। तो पति पत्नी संबंध की महिमा कई तरीके से है। एक तो यह है कि जितनी भड़ास है उसको दूसरे पे निकाल दोगे तो जिंदगी में दोबारा बात नहीं करेगा। तो पत्नी अपने अधूरेपन को पत्नी के सामने व्यक्त करती है, पति अपने अधूरेपन को पत्नी के सामने व्यक्त करता है। दोनों छोड़ के नहीं जाएंगे, इस बात की निश्चितता है। खाली कैसे होगा आदमी? जब तक समझदार नहीं हुए तब तक। तो जब तक समझदार नहीं हुए तब तक अपने व्यवहार पक्ष का अधूरापन और सुख के लिए जो अधूरापन है तब तक वो शरीर से भी सुख भोगना है। तो उसमें भी हम पति पत्नी संबंध में संयत रहें, है ना। इस अर्थ में भी पति पत्नी संबंध की महिमा है। नहीं तो कहीं तो उसको पूरा करेंगे, और जहां किसी के यहां पूरा करेंगे फिर कोई मेरे घर में भी पूरा करने की सोचेगा, तो फाइनली ये अव्यवस्था की ओर जाएगा। तो इन सारी बातों को देखते हैं तो शादी एक से और भावपूर्ण संबंध पूरे संसार से, ये स्वीकार होता है। बढ़िया, ताली बजा सकते हैं। ठीक हो गया। तो अच्छी बात है कि हर बात पे बहुत खुल के बात हो सकती है, और बहुत लॉजिकल, यूनिवर्सल, प्रैक्टिसेबल, रेप्लिकेबल, वेरीफाइबल बात हो सकती है। किसी भी सीमा तक जा सकते हैं, है ना। कोई इस तरह का संदर्भ आता है तो मैं इस तरह की कोई शेयरिंग कर देता हूँ। हम बहुत खुल के बात करते हैं। आदरणीय नागराज जी जब थे, NIT रायपुर के शिविर होते थे, तो एक दिन मेरे को बुला के बोलते हैं, तुम शिविर में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड पे बात करते हो कि नहीं करते? एक समाधि प्राप्त पुरुष, समाधि प्राप्त पुरुष का मतलब है कि शरीर से उसका कोई ऐसा अटैचमेंट नहीं बचता है, वो किसी भी क्षण शरीर को कपड़े की तरह झाड़ के रख सकता है। उस लेवल की चेतना का व्यक्ति, है ना, सब तक ज्ञान पहुंच सके, उस अर्थ में क्या कमिटमेंट हो सकता है कि वो मेरे से बोलते हैं कि तुम शिविर में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड पे बात करते हो कि नहीं करते हो? तो तब तक मैं नहीं करता था। तो मैंने कहा बताइए क्या करना है, कैसे करना है? तो वो सूत्र एक देते थे बस, फिर उस सूत्र को फैलाना हमारा काम होता था। तो उन्होंने कहा समझाओ कि हम उम्र स्त्री पुरुष में दो ही संबंध होते हैं। हम उम्र स्त्री पुरुष में माँ बेटा भी हम उम्र स्त्री पुरुष हो सकते हैं, भाई बहन भी हम उम्र स्त्री पुरुष हो सकते हैं, और 15-20 साल कम ज़्यादा हम उम्र ही होता है, एज। हम उम्र स्त्री पुरुष में दो ही संबंध होते हैं, या तो वो पति पत्नी होते हैं या वो भाई बहन होते हैं।
या तो वो पति पत्नी होते हैं या वो भाई बहन होते हैं। भाई बहन का ये मतलब नहीं है कि उसको राखी बांधना है। मैं एक अनमैरिड आदमी हूँ तो संसार की सारी लड़कियों को मैं शरीर भाव से देखूं या पवित्र भाव से देखूं, क्या स्वीकार होगा? है ना? किसी को पता भी चल जाता है कि ये हमको नेगेटिव भाव से देखता है, या हमको अंदर में लगता है कि यार मेरे भीतर ये विचार आता है, मेरे को खुद को स्वीकार होता है कि खराब लगता है? मेरे को खुद को खराब लगता है। उनमें से किसी एक के साथ मुझको लगता है कि हम जीवन साथी हो सकते हैं, तो किसी एक के साथ जीवन साथी हो जाते हैं। अब जीवन साथी हो गए किसी एक के साथ, अब संसार की सारी महिलाओं को मैं किस भाव से देखूं? शरीर भाव से देखूं कि पवित्र भाव से देखूं? पवित्र भाव से देखना स्वीकार है दूसरों को भी, कि शरीर भाव से देखना स्वीकार है? पवित्र भाव से देखना स्वीकार है। तो इससे ये समझ में आया कि मूलतः हमको भी और सभी को, और दूसरा गलती करने पे उतारू हो जाए तो उसकी मौज, लेकिन मुझको तो मैं तो दुखी होना नहीं चाहता। मैं दुखी होना नहीं चाहता तो मैं सही भाव के साथ जीना चाहता हूँ। मैं सही भाव के साथ जीना चाहता हूँ। तो हम उम्र स्त्री पुरुष में दो ही संबंध हैं, या तो वो भाई बहन है या पति बहन। तो भाभी क्या है? भाभी क्या है? बहन है। साली क्या है? बहन है। झंझट खत्म। कितना आसान हो गया। तो फिजिकल रिलेशन का पर्पस समझ में आया। तो फिजिकल रिलेशन का पर्पस है, मतलब शादी का पर्पस है, आने वाली पीढ़ी को जिंदगी देने के लिए तैयार हो गए हैं, इस घोषणा का नाम शादी है। नहीं भी हुए हैं तो शादी करके अपनी उस तैयारी को हम करते हैं। कितने लोग हैं जो शादी होने के बाद एजुकेशन पाए हैं? कितने लोग हैं जो एजुकेशन के बाद, शादी होने के बाद अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को सुनिश्चित कर रहे हैं? क्योंकि शादी होने के पहले तक हमारा दोनों ही सुनिश्चित नहीं हो पा रहा है। हमारी एजुकेशन ही वैसी नहीं है, परिवार की तैयारी नहीं है, ना तो वो चीज़ फैमिली से मिल रही है कि शादी होने के पहले मैं फाइनेंशियली सेल्फ रिलायंट हो सकूं, उसके लिए मैं सक्षम हो जाऊं। संबंध में जीने के लिए भी वो तैयारी मुझको नहीं मिल रही है। तो बेसिकली शादी के बाद और जॉब के बाद मैं जिंदगी शुरू करता हूं, उसके पहले की जिंदगी टाइम पास होकर रह जाती है कल्पना लोक में। सही अर्थों में अभी के समाज में हमारी जिंदगी शादी और जॉब के बाद शुरू हो रही है, क्योंकि शादी के बाद इमोशनली जिम्मेदार होने की जिम्मेदारी को स्वीकार कर रहे हैं, और जॉब के बाद हम फाइनेंशियली अपने आप को सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके पहले हमारी उसकी बहुत तैयारी नहीं है, इसलिए अभी ऐसे ही चलेगा। तो ये सोचना कि शादी के पहले हम पूर्ण हो जाएं, ये अभी संभव नहीं है। जब मानवीय एजुकेशन होगी, मानवीय परिवार होंगे, तब ये पॉसिबल होगा। तब तक शादी नहीं करें क्या? तो मुझको लगता है शादी करने से हम एक जिम्मेदारी की जगह में आते हैं। जिम्मेदारी की जगह में आने से हमारा बहुत सारा जिंदगी व्यवस्थित होता है, और उस क्रम में सीखने समझने का काम बेहतर होता है। हाँ, दोनों में थोड़ी हार्मनी की जरूरत है। इसलिए पति पत्नी शिविर और 1 साल का अध्ययन कर लें, ताकि आपस में एक वेवलेंथ और वैचारिक रूप से किसी एक प्लेटफॉर्म पे संवाद करने की स्थिति बन जाए। अपनी बात दूसरे से मनवाने की, पति सोचता है कि वो मेरी बात मान ले, वो सोचता है कि वो मेरी बात मान ले। अभी क्या है कि पति पत्नी में दोनों मानसिक रूप से पति हो गए हैं। तो लड़का लड़की में पत्नी खोज रहा है, लड़की लड़के में पत्नी खोज रही। पत्नी मतलब जो मेरी सुन के मेरे साथ चल दे, मेरी मान ले। सच्चाई ये है कि वैचारिक रूप से लड़का भी और लड़की भी दोनों डेवलप हो गए हैं। अब वो दोनों भी एक दूसरे की मानने की स्थिति में नहीं है। तो अब समझ ही एकमात्र तरीका है जहां वो दोनों एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट, है ना, कॉम्प्लीमेंट्री हो सकें, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर सकें। इससे कम में नहीं होगा। या तो मन के लेवल पे थे, जहां एक के पास मन के लेवल की स्थिति हमने मान रखा था कि पति परमेश्वर होता है और भैया उसकी मान के जीना है। एक वो जमाना था जब मन के लेवल पे मामला चलता था। विज्ञान शिक्षा से हम मन के लेवल से उठ के चित्त के लेवल पे, वृत्ति के लेवल पे आ गए, वैचारिक लेवल पे आ गए, लॉजिकल लेवल पे आ गए। इसलिए मन का लेवल गया।
अब उस लेवल पे नहीं जिया जा सकता कि एक दूसरे की मान लिया जाए और चल दिया जाए, वो आस्था नहीं रही अब। इसलिए अब उससे ऊपर के लेवल पे जाना पड़ेगा। तो चित्त के लेवल पे जाके वो समझ का दरवाजा खुलेगा, उस लेवल पे जाके फिर हम एक दूसरे के साथ जी सकते हैं। कल हम चर्चा करेंगे कि चित्त के दरवाजे तक कैसे जाएं। बढ़िया, नमस्कार।